चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर मंजूषा खुराना है और मैं करनाल हरियाणा में आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। चरक संहिता आयुर्वेद में काय चिकित्सा की एक श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम संहिताओं में से एक संहिता है। उसी का अध्ययन अब हम कर रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि जन साधारण इस संहिता को जाने, समझे और उसको प्रयोग में लाए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। इसी प्रयास में हम यहाँ पर ये अध्ययन कर रहे हैं। चरक संहिता की अपनी एक भाषा शैली है और आरंभ में ये भाषा को जन साधारण जो आयुर्वेद से नहीं जुड़े हुए हैं उनको समझने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास से, मतलब डेली अगर हम इसको सुनते हैं, समझते हैं, तो हम इस जो मुश्किल है उसको भी हम सरल बना लेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। तो आशा है कि इन प्रयास के दौरान अगर मुझसे कुछ उच्चारण में त्रुटियां हों तो आप उसको क्षमा करेंगे। तो अब इसी प्रयास में आगे बढ़ते हुए हम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न ले रहे हैं। तो प्रश्न था कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के द्वितीय चतुष्क का क्या नाम है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं और इन अध्यायों को 8 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें प्रथम 7 वर्ग जो हैं वो 4-4 अध्यायों के हैं और 4-4 अध्याय होने के कारण ही इनको एक चतुष्क कहा गया। मतलब 7 जो हैं वो चतुष्क हैं और जो 8वां वर्ग है उसके अंदर 2 अध्यायों का वर्णन है, जिसमें अध्याय 29 और अध्याय 30 का वर्णन हमने पढ़ना है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अब ये कहेंगे कि जो द्वितीय चतुष्क के नाम के बारे में पूछा गया, तो प्रथम चतुष्क जो है वो भेषज है, उसमें औषधियों का वर्णन है, और द्वितीय भेषज जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम स्वास्थ्य चतुष्क है। स्वास्थ्य चतुष्क के अंदर जो अध्यायों का वर्णन है उसके अंदर हम स्वास्थ्य की किस तरह से रक्षा की जाए इसका हम वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। तो जो प्रश्न था उसका उत्तर ये हुआ कि द्वितीय चतुष्क का नाम स्वास्थ्य चतुष्क है। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है रसांजन, जो कि अंजन का एक भेद है, का प्रयोग किस समय किया जाता है। तो रसांजन का प्रयोग करने के लिए एक विशेष समय बताया गया है, वही समय आपको बताना है कि किस समय हम रसांजन का प्रयोग कर सकते हैं। आज हम चरक संहिता के जो अध्याय का वर्णन कर रहे हैं उसमें जो वर्णन होगा वो है धूमपान। तो यहाँ पर शब्द मैंने धूम बोला है, तो धूमपान क्या है इसके बारे में जानेंगे कि जब औषधियों को जलाकर उसके धुएं को या धूम को मुख या नाक से सेवन किया जाता है तो उस विधि को धूमपान कहते हैं। आज जो है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ऐसा माना जाता है और चरक संहिता में धूमपान का प्रतिदिन प्रयोग करने के लिए कहा गया है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आज हम इस लेसन से समझेंगे। जो यहाँ बात हो रही है वह धूमपान, और जहाँ हम आज निषेध की बात करते हैं वो है धूम्रपान। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये कि जो धूमपान चरक संहिता में बताया गया है वे औषधियों के द्वारा बनाया गया है, और जो धूम्रपान का निषेध किया गया है उसके अंदर यहाँ तंबाकू जैसे द्रव्यों का जो सेवन है वो करवाया जाता है। तो मुख्यतः इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो अब हम यहाँ जो धूमपान चरक संहिता में बताया तो उसका सेवन करने की क्या विधि है वो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने लगे हैं। तो यह है कि औषधियों को पहले पीस लिया जाता है, फिर उसका लेप बनाया जाता है और फिर लेप को सुखाकर उसको जलाया जाता है और फिर वो जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है उसी का सेवन किया जाता है। यही आयुर्वेद में बताया गया धूमपान है। तो धूमपान के बारे में जो बाकी बातें बताई गई वो ये, धूमपान की जो ये औषधियाँ हैं वो उनका नाम जो है वो इस तरह से है, वे है हरुणिका या रेणुका भी बोलते हैं,
प्रियंगू और पृथ्विका, जिसको हम मोटी इलायची या काला जीरा, और केसर, नख, हीबेर जिसको सुगंध वाला कहते हैं, चंदन, चंदन यहाँ सफ़ेद लिया गया है, तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, खस, पद्मक और ध्यामक और मुलट्ठी, जटामासी, गुगुलू, अगर, शर्करा और अच्छे बरगद की छाल, गूलर की छाल, पीपल की छाल, पाकड़ की छाल। पाकड़ भी एक तरह का पीपल की तरह वृक्ष होता है, लेकिन इसके पत्ते जो हैं वो छोटे होते हैं, तो इसलिए इसको पाकड़ कहते हैं। और लोद की छाल, वन्ने, राल, नागरमोथा, छड़ीला, कमल, नीलकमल, श्रीवेष्टक, शल्की जिसको कुंदरू कहते हैं, शुकवही, और इन सभी द्रव्यों को अगर हम काउंट करते हैं तो ये संख्या में 32 है। ये 32 औषधियों में से जो भी अवेलेबल होती हैं उन्हीं से ही धूमपान करवाया जाता है। और इन्हीं 32 अगर जो हम औषधियों को देखें तो इसमें से बहुत सारी औषधियाँ वो हैं जो सामग्री में यूज़ की जाती हैं। सामग्री बात कर रही हूँ मैं हवन के लिए प्रयोग करने वाले जो सामग्री है, मतलब जिससे हम हवन करते हैं, तो इनमें बहुत सारी, हम गूगल को जानते हैं, जटामसी है, अगर है और मुलट्ठी है, गूलर है, पीपल की छाल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर भी प्रयोग होती हैं। तो इस प्रकार जो यज्ञ का या हवन करते हुए जो धुआं आता है वो धुआं भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन यहाँ पर धूमपान के लिए भी इन्हीं औषधियों का 32 में से सारी नहीं लेकिन कुछ औषधियाँ वही हैं, तो उनका प्रयोग जो है धूमपान के लिए या धूमवर्ती के लिए बनाया जाता है। अब धूमवर्ती को किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में बताया कि इन सभी औषधियों को, यहाँ कोई संख्या या उसका माप नहीं बताया, तो यह समान मात्रा में लेनी है। इन औषधियों को समान मात्रा में लेकर इनको पहले पीस कर फिर उसके बाद सरकंडा एक लेना है, जो सरकंडा मिलेगा, सरकंडे के ऊपर उसको लपेट कर, और वो भी जौ के आकार की। तो यहाँ जौ के आकार की मतलब उसका फ्रंट और बैक जो बिल्कुल जहाँ शुरू हो रही है बैक पे वो दोनों जो है वो पतला होगा और बीच का हिस्सा जो है वो मोटा होगा। तो उसको जौ के आकार की और अंगूठे के समान मोटी और 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए। तो यहाँ उसकी लंबाई भी बताएगी कि वो लगभग 8 अंगुल लंबी होगी। तो इस तरह से इस वर्ती को सुखा लिया जाता है और फिर वो शरकंडे को बाहर निकाल लिया जाता है, और जो बाकी औषधियों से बना हुआ लेप रहेगा सूखा हुआ वही वर्ती बनती है। उसी वर्ती का प्रयोग जो है धूम के लिए या धूमपान के लिए किया जाता है। अब इस धूम वर्ती को भी एक स्टैंड में, मतलब एक उसको किसी यंत्र में रख कर उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ हम ऐसा मान सकते हैं जो हुक्का या चिल्म है उस तरह की चीज़ में प्रयोग जो है इसका यहाँ पर बताया गया है। तो इसके पश्चात ये बताते हैं कि ये जो हमने वर्ती बनाई ये भी वर्ती 3 तरह से बनती है। जो अभी इन औषधियों का वर्णन मिलता है उनको प्रयोग की वर्ती कहा जाता है, और इसके अलावा स्नेह की और शिरोविरेचनी की भी वर्तियाँ बनती हैं। तो उन दोनों तीनों में क्या डिफरेंस है वो अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। तो ये प्रयोग की जो है ये हम नित्य प्रति इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जो स्नेह की है इसमें स्नेह की मात्रा ज़्यादा रहेगी, और जो शिरोविरेचनी है ये वर्ती जो है शिरोविरेचन में होने वाले रोगों के लिए प्रयोग की जाएगी। तो इसलिए से इस प्रकार 3 प्रकार की जो धूम वर्तियों के बारे में हमें यहाँ वर्णन मिला। अब आगे है कि ये वसा आदि स्नेह की धूम वर्ती क्या है, मतलब जो अभी हमने स्नेह की पढ़ी उसके बारे में बताया गया कि इसमें स्नेह की मात्रा अधिक होती है। लेकिन क्या स्नेह है, तो उसमें आया चर्बी या वसा और घृत, घील या मोम। तो यहाँ मोम वो है जब मधुमक्खी के छत्ते में उसमें मक्खी उठ जाती है और शहद निकाल लिया जाता है, तो बाकी जो चीज़ बचती है उसको मोम जो कहते हैं, उसी मोम का यहाँ प्रयोग किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो मधुस्कंद की औषधियाँ हैं उनका वर्णन है। तो यहाँ मधुस्कंद को हम जीवनीय द्रव्यों वाले औषधियाँ भी मान सकते हैं, उन औषधियों को यहाँ पर लिया गया है।
और उसके पश्चात बताया कि इन वसा, घृत, मोम, मधुरक आदि उत्तम औषधियों से युक्तिपूर्वक विधि से स्नेहिक वर्ती का निर्माण कर स्नेहिक धूम का सेवन करना चाहिए। तो ऐसा इस धूमवर्ती के बारे में बताया है। अब अगला जो है वो है अपराजिता आदि शिरोविरेचनिक धूम। यहाँ श्वेता हम पिछले अध्यायों में भी बहुत बारी पढ़ चुके हैं कि ये यहाँ पर श्वेत अपराजिता की बात कर रहे हैं। अब श्वेत अपराजिता का शिरोविरेचन के लिए प्रयोग मुख्यतः रूप से किया जा रहा है। तो यहाँ अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मैंसिल, अगर, तेजपत्र आदि गंध वर्ग की औषधियों से पूर्वोक्त विधि से, मतलब जो पहले विधि बनाएगी उसी विधि से निर्मित वर्ती का शिरोविरेचनार्थ धूमपान किया जाता है। तो यहाँ पर जो औषधियाँ लेगी वो हैं गंध वर्ग की। तो गंध वर्ग में कुष्ठ और एक और द्रव्य बताया तगर। कुष्ठ और तगर इन दोनों का प्रयोग जो है वो मना किया गया है, क्योंकि ये कुष्ठ और तगर दोनों ही जो औषधियाँ हैं वो तीक्ष्ण है और ज़्यादा तीक्ष्ण होने की वजह से इनका यहाँ पर प्रयोग मना है, या इनको छोड़कर बाकी गंध वर्ग की औषधियों का हम प्रयोग इस वर्ती को बनाने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ 3 प्रकार की वर्ती बताने के बाद धूमपान के फायदे बताए गए हैं कि धूमपान क्यों करना चाहिए। धूमपान करने से मतलब कुछ जो रोग ठीक होते हैं वो ये, सबसे पहले सिर का भारीपन और सिर शूल मतलब सिर दर्द होता है। पीनस है जहाँ जुकाम बिगड़ जाता है तो उसको पीनस रोग कहा जाता है। और उसके बाद है अर्ध अवभेदक मतलब कि आधा जो सिर जो है वो दर्द होता है, आधा सीसी भी कह सकते हैं। तो इसमें कान और नेत्र का शूल मतलब आँखें और कान में अगर दर्द हो तो भी धूमपान यहाँ पर बताया गया है। उसके पश्चात है कास और फिर हिचकी, दमा, गलग्रह। तो गलग्रह होता है कि जब गले की आवाज़ रुक जाती है तो वो गलग्रह हो जाता है। तो गलग्रह, दांतों की दुर्बलता, अगर दांत जो है वीक हो रहे हैं तो उसमें भी हम धूमपान का प्रयोग करवा सकते हैं। और कान, नाक, नेत्र इनमें दोषजन्य स्राव का होना, जब ये बहने लग जाते हैं तो भी हम धूमपान से चिकित्सा कर सकते हैं। और पूतिग्रान का मतलब है कि नाक से दुर्गंध आना या नाक का बहना और वो भी दुर्गंध से, तो उसको हम कहेंगे कि पूतिग्रान। और फिर उसके बाद आस्यगंध। तो आस्यगंध का मतलब है कि मुख से गंदी स्मेल आना, तो ऐसे में भी धूमपान का उल्लेख दिया गया है। उसके बाद दांत का शूल मतलब दांत में अगर दर्द हो रहा है, और आरोचक खाने में रुचि नहीं है। और हनुग्रह हनु जो है, हनु संधि जो है वो जा को बोला जाता है। यहाँ ये जो संधि है इसको हनु संधि बोलते हैं। तो समटाइम्स जो है वो जा की प्रॉब्लम आती है, मतलब मुंह पूरा खुलता नहीं है, और मुंह को खोलने के लिए या इसके उपचार के लिए भी धूमपान का उल्लेख है। और इसके पश्चात मन्या जो है वो गर्दन के लिए लगा है। तो कभी कभी गर्दन जो है वो अकड़ जाती है और मूवमेंट जो है वो गर्दन की रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो ऐसे में भी धूमपान का यहाँ वर्णन है। उसके बाद कंडू मतलब खुजली, कृमि रोग मतलब कि जो वर्म्स हो जाते हैं, और मुख का पीला होना। अगर पेशेंट एनीमिक है और फेस बहुत येलोइश है तो उसमें भी हम धूमपान का प्रयोग करवा सकते हैं। और मुख से कफ का स्राव होना, जब मुख से स्राव हो रहा है और वो भी कफ का, तो उसमें धूमपान करवाना चाहिए। और उसके पश्चात स्वर भेद मतलब कि आवाज़ बदल गई है। और गलशुंडी जो है हम एपिग्लोटिस के लिए या फेरिंक्स पार्ट के लिए भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये गलशुंडी के रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। उपजीविका एपिग्लोटिस को कहते हैं, तो उसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी इसका प्रयोग। और फिर खालित्ते है बाल्डनेस मतलब कि सिर पे बाल ना रहना, गंजापन जो है खालित्ते। और केशों का पीला होना मतलब बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ग्रे होना, उसमें केशों का गिरना, बालों का झड़ना। तो यहाँ खालित्ते और
केशों का गिरना, इन दोनों में फ़र्क ये हुआ कि खालित्य मीन्स कि बाल्डनेस आ गई, गंजपन आ गया, और केशों का गिरना का मतलब हेयर फॉल हो रहा है, गंजपन पूरा नहीं आया है। तो इनमें इस तरह से बाल्डनेस, केशों का पीला होना या ग्रे हेयर, और केशों के गिरने या जिसको हम इंद्रलुप्त भी कहते हैं, कि इनकी चिकित्सा के लिए इस यहाँ पर ये धूम्रपान का वर्णन है। और इसके पश्चात छींक आना, जिसको छींकें ज़्यादा आती हैं, उस केस में भी ये चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद अधिक तंद्रा और साथ में बुद्धि या ज्ञानेंद्रियों का व्यायाम होना, मतलब इंद्रियों का कार्य ठीक नहीं हो रहा है, तो उनमें मोह हो रहा है, मतलब उनकी कार्य ठीक नहीं है। उसके पश्चात अधिक निद्रा आना आदि रोगों को ये धूम्रपान शांत करता है। तो ये बहुत सारे रोगों में, और स्पेशली अगर हम ये कहें कि गर्दन से ऊपर के जितने भी रोग हैं उनके अंदर इनका प्रयोग किया जा रहा है। ये धूम्रपान जो है मुख्यतः वात और कफ दोषों के लिए किया जाता है। तो धूम्रपान करने से पित्त की वृद्धि होती है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर दोष वातज है या कफज है तो हम धूम्रपान का प्रयोग हमें करना चाहिए, और अगर रोग पित्तज है तो धूम्रपान जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। ऐसा हम इन जो उदाहरण दिए गए रोग हैं उनको देखते हुए समझ सकते हैं। अब आगे ये बताया गया कि ये जो धूम्रपान है वो किस समय करना चाहिए। तो उसके समय के लिए हमें 8 काल बताए गए हैं। वे काल क्या हैं वो जाने, कि इसमें बताया कि सबसे पहले स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, वमन करने के बाद, छींक आने के बाद, दातुन करने के पश्चात, नस्से लेने के बाद, और अंजन लगा लेने के बाद, और निद्रा से उठने के बाद, ये 8 तरह का काल बताया जब हम धूम्रपान पेशेंट को करवा सकते हैं। और ऐसा करने से जत्रु के ऊपरी भाग, जत्रु मतलब गर्दन से ऊपर की बात बता रहे हैं, कि जत्रु के ऊपरी भाग में वात और कफ से होने वाले रोग नहीं होते। तो इस प्रायोगिक धूम को एक बार में 3 घूंट पीना चाहिए। मतलब कि जब ये इनहेल करना है तो उसमें 3 पफ्स, मतलब 3 बारी उसको इनहेल करना है। और उसके बाद ये 3 की जो हमने क्रिया बताई, 3 बारी को 3 बारी ही करना है, मतलब कि उसमें 9 पफ्स आ जाएंगे, मतलब एक में 3 बारी और फिर 3 बारी ये क्रिया करनी। तो 3 × 3 जो है वो एक जो काल में इसका सेवन है वो 9 पफ्स के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ये कहा कि इसको इस प्रकार कुल 9 घूंट में धूम्रपान जो है वो करना चाहिए। तो ये हुआ प्रायोगिक धूम्रपान के 8 कालों का वर्णन। अब इसके पश्चात बताया कि कौन धूम कितनी बारी पीना चाहिए। तो यहाँ ये भी बता रहे हैं कि कितनी बारी हमें इसका प्रयोग करना है। तो इसमें बताया कि धूम पीने के उपयुक्त 8 काल बताए गए हैं, तथापि दिन में इन कालों में प्रायोगिक धूम केवल 2 बार, अगर हम प्रायोगिक धूम का प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ 2 बार, और स्नेहिक धूम का केवल 1 बार, और विरेचिक धूम जो है 3 या 4 बारी करना चाहिए। तो इस तरह से 3 जो हमने प्रकार पढ़े पहले उनके बारे में भी बता दिया कि प्रायोगिक 2 बार, स्नेहिक 1 बार और विरेचिक 3 या 4 बारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आगे बढ़े तो है सम्यक धूम्रपान के लक्षण। धूम्रपान तो करवा दिया लेकिन वो ठीक है या नहीं, तो ये लक्षणों से हमें पता लगेगा। तो अगर उसके सम्यक लक्षण है तो वो धूम्रपान जो है वो ठीक हुआ है। तो सम्यक धूम्रपान के लक्षण ये है कि हृदय, कंठ, ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि और सिर का हल्का होना, और जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी शांति हो जाए तो धूम्रपान को ठीक ठाक माना जाता है। तो इस तरह से ये सम्यक धूम्रपान के लक्षण हुए। अब आगे कहते हैं कि अकाल में धूम्रपान और अति धूम्रपान के उपद्रव। तो यहाँ इसमें कि भी अगर धूम्रपान हम समय के अनुसार नहीं करते हैं और अगर हम धूम्रपान ज़्यादा कर लेते हैं तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उसके बारे में बताया गया कि अकाल में, मतलब अकाल यहाँ वो काल है कि जहाँ जो ऊपर जो हमारे 8 काल बताए गए, अगर उन कालों में ना करवा कर अगर हम भिन्न काल में करवाते हैं तो पिया हुआ या समय पर ही अधिक मात्रा में
अगर धूमपान किया है तो उससे नुकसान होने वाले हैं बधिरता, मतलब कि कानों से सुनाई कम देना, अंधापन, मूकपन और रक्तपित्त और सिर में चक्कर आना, ये उपद्रव हो सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो है कानों से सुनना बंद हो सकता है, आँखों से देखना बंद हो सकता है, मूकपन आ जाता है और रक्तपित्त और सिर में चक्कर वगैरह भी धूमपान की अगर तरीका ठीक नहीं है तो हो सकता है। तो इनको समझते हुए ही हमें धूमपान का प्रयोग करवाना है। अब आगे बताया कि अकाल पीत और अतिपीत धूमजन्य उपद्रवों की शांति के उपाय, मतलब कि अगर ये अति हो गई है या अकाल में दिए गए से जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस की चिकित्सा के लिए बताया कि यदि वायु प्रधान रूप से प्रकोपित हो गई, मतलब जो हमने क्रिया करवाई और वायु जो है वो प्रकोपित हो गई, और अनुबद्ध रूप से पित्त की भी प्रकोपित हो गया, पित्त भी प्रकोपित हो गया है, मतलब कि हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि धूमपान जो है वायु और कफ के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग उचित रूप में नहीं करेंगे तो पित्त की वृद्धि हो सकती है। तो अगर ऐसा हो गया है तो हमें क्या करना है, तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए हमें घी का पान कराना है, घी पिलाना है, और नस्से, अंजन और तर्पण का, और यदि रक्तपित्त की प्रधानता हो गई है तो फिर शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए गए घृत को पिलाना है, और नस्से, अंजन और तर्पण का भी हमें यहाँ प्रयोग करवाना है। और यदि कफ और पित्त की प्रधानता हुई है तो रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्से, अंजन और तर्पण का प्रयोग करवाना है। तो इसको हम समझने के लिए ये दोबारा से पढ़ते हैं कि अगर यहाँ वात के साथ पित्त पड़ा है तो उसमें स्नेह का प्रयोग करना है, लेकिन स्नेह का जो प्रयोग कराया वो स्नेहपान है, स्नेह का ही नस्से देना है, स्नेह का अंजन और स्नेह का ही तर्पण करवाना है, तो ये उसकी चिकित्सा होगी। लेकिन अगर इनमें जो कफ और पित्त की प्रधानता हो गई, मतलब पहले वायु और पित्त का हुआ है और अब अगर कफ और पित्त की प्रधानता हो गई तो हमें रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध किए घी का पान, नस्से, अंजन और तर्पण का प्रयोग करवाना है। इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस की भी चिकित्सा बताई गई है। अब यहाँ उनके बारे में वर्णन मिलता है कि किनको या किन रोगियों को हमें धूमपान नहीं करवाना है। तो उसके बारे में बताया कि विरेचन करने के बाद और बस्ती देने के बाद और रक्तपित्त से पीड़ित अगर रोगी है तो उसको भी धूमपान नहीं कराना है, और विष से पीड़ित और शोक से दुखी और गर्भिणी स्त्री को और थकान के बाद और मद उन्मत्त, मतलब कि किसी ने जिसने ड्रिंक ज़्यादा किया है उसको भी, और साथ में आम दोष में, पित्तज रोग में, रात्रि जागरण के बाद और मूर्छा, तृष्णा रोग, शीन, उर्क्षत रोग में, और मदिरा और दूध पीने के बाद और स्नेह पीने के बाद और मधु चाटने के बाद और दही के साथ भोजन करने के बाद और रूखे शरीर वाले और क्रोध से संतप्त, तालु शोष और तिमिर यहाँ कैटरेक्ट के लिए लगाए, तिमिर रोग में, और जिनके सिर में आघात लगाओ, मतलब हेड इंजरी का अगर कोई पेशेंट है, और साथ में शंखक है और रोहिणी मतलब डिप्थीरिया है, और प्रमेय और मदाते, जिसको अल्कोहल पीकर मतलब उसका मद रोग हो गया है, ऐसे रोगियों को हमें धूमपान नहीं करवाना है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में भी बता दिया। और इन उपयुक्त रोगों और अवस्थाओं में जो अकाल में मोहवश या ज्ञानतावश धूमपान करवाता है उससे धूम विभ्रम या दोष से भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं और वे बढ़ जाते हैं। मतलब भयंकर वर्ड लिखा है कि अगर हम विधि पूर्वक या अयोग्य रोगी को हम ये करवाएंगे तो कितना नुकसान हो सकता है, उसके बारे में हमें ये अलर्ट किया है। अब साथ में बताते हैं कि नासिका से धूम निकालने में हानि। यहाँ धूमपान जो है वो इस तरह से करवाना है कि धुआं जो है वो वापस
नासिका से नहीं निकालना है, वो मुंह से ही निकालना है। तो इसके बारे में बताया कि सिर, नाक और नेत्रगत दोष हो और धूम पीने में योग्य पुरुष भी हो, मतलब सारी कंडीशंस में बाकी सब कुछ ठीक है, तो उसे नासिका से धूमपान करवाना चाहिए। तो धूम कहाँ से लेना है? धूम है नाक से लेना है और मुंह से निकालना है। तो ये विशेष यहाँ पर इंडिकेशन दी गई है कि सिर, नाक और नेत्रगत दोष हो और धूम पीने योग्य पुरुष हो तो उसे नासिका से धूमपान करवाएं, और यदि कंठगत रोग हो तब मुख से धूमपान करना चाहिए। एक कंडीशन बताई कि अगर गले से रिलेटेड है तो मुख से पान करना है, लेकिन नासिका से धूमपान के बाद धूम को मुख से ही निकालना चाहिए। मतलब कि जब भी धूमपान करवाना है, चाहे वो नासिका से इनहेल कर रहा है, चाहे वो मुख से इनहेल कर रहा है, लेकिन जब वापस उसको एक्सहेल करेगा तो वो मुख से ही होना चाहिए। इसमें ये ऐसा स्पेशली बताया गया है। तो धूमपान ये मुख से लेने पर नासिका से कभी भी ना निकाले। तो हमेशा ये मनाही किया कि कभी भी नासिका से नहीं निकालना है, क्योंकि विरुद्ध मार्ग में गया हुआ धूम नेत्रों को नष्ट कर देता है। तो कहते हैं कि नासिका से निकाला गया जो धुआं है वो आँखों को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए कभी भी धूमपान का धुआं नाक से नहीं निकालना है, हमेशा ही मुंह से निकालना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और आगे है कि नाक से धूमपान करने की विधि। अब नाक से कैसे बताया? तो जितेंद्रिय पुरुषों के लिए उचित है कि वे अपने अंग प्रत्यंग और नेत्र को सीधा करके और धूमपान में अपने चित्त को लगाकर, मतलब ध्यान उधर लगाना है, और सुखपूर्वक सीधे आसन में बैठकर नासिका का एक छिद्र बंद कर और 3 आवृत्ति द्वारा, पहले बात कर चुके हैं कि 3 आवृत्तियाँ देनी है, तो 3 आवृत्तियों द्वारा नाक से धूम का पान करें। तो ये एक तरह की विधि बताई गई है कि किस तरह से नासिका से धूमपान करना है। अब एक धूमपान करने के लिए जो नेत्र बनाया गया, मतलब कि जो यंत्र बनाया गया, उसके साइज के बारे में बता रहे हैं कि विरेचिक धूम पीने का नेत्र या नली पीने वाले व्यक्ति की उंगली से 24 उंगल का होना चाहिए, और स्नेहिक धूमपान के लिए 32 अंगुल का, और प्रायोगिक धूम के लिए 1.5 गुना लंबा, मतलब विरेचिक से 1.5 गुना लंबा, मतलब कि 36 अंगुल का होना चाहिए। तो ये तीनों तरह के धूमपान की नेत्रवर्ती, मतलब जो स्टैंड है उसको किस तरह से, कहाँ उसको रख के ले रहे हैं, उसको नेत्र बोला। तो धूम नेत्र की लंबाई के बारे में भी यहाँ बताया और तीनों के अलग अलग बारे में बता रहे हैं। अब इसमें कहते हैं कि ये धूम नेत्र जो है वही इंस्ट्रूमेंट कोमल होना चाहिए और 3 कोश वाला होना चाहिए, मतलब उसके 3 डिविजन्स भी होनी चाहिए, और बेर की गुठली जिसके अग्रभाग के छिद्र से निकल जाए, मतलब कि उसका जो आगे की ओपनिंग है उसमें बेर की गुठली जो है वो निकल जाए, इतनी उसकी डायामीटर इतना होना चाहिए। तो ऐसा जो है वो बस्ती नेत्र के, मतलब ऐसा धूम नेत्र के बारे में बताया गया है। और साथ ही बताया कि जो बस्ती नेत्र के निर्माण में जो स्वर्ण आदि द्रव्य प्रयोग में लाते हैं, मतलब बस्ती नेत्र बनाने के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, ये यंत्र भी उन्हीं धातुओं के द्वारा बनाया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और इसके पश्चात धूम नेत्र से पान में लाभ। तो अब ये कहते हैं कि अब जो हमने वर्ती बनाई थी उस वर्ती को सीधा प्रयोग में नहीं लाना है, तो उसको वर्ती नेत्र में रख कर प्रयोग लाना है। तो यहाँ पर ये कहा कि ये वर्ती नेत्र का क्या प्रयोग है, उसको ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ किया, वर्ती नेत्र में क्यों प्रयोग किया जा रहा है। तो उसके बारे में बताया कि मात्रा और नियत काल, मतलब कि जो क्वांटिटी हमने पहले 3 जो वर्तियाँ बताई हैं उसके अनुसार अगर हमने मात्रा भी डिसाइड कर ली है और उसके बाद समय भी ठीक है, मतलब जो 8 काल बताए, तो उनका ध्यान रखते हुए पिया गया धूम इन नलियों में दूर से निकले हुए 3 कोशाकार पर्वों में कमज़ोर होकर नेत्र में क्रमशः पतला हो जाता है, अतः पीने पर इंद्रियों में किसी प्रकार की और किसी भी बाधा को उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। तो यहाँ ये बताया कि जिस
हमने धूम नेत्र का प्रयोग किया, तो धूम नेत्र का प्रयोग का फ़ायदा बताते हैं कि जब इसके द्वारा धूमपान किया जाता है तो वो उसमें 3 कोश जो थे, जब धुआं अंदर जाएगा तो वो 3 कोशों से निकलता हुआ, मतलब एक तरह की फिल्टर होकर आएगा और वो जो हमारे शरीर से कुछ दूर भी रहेगा। तो उसमें जब वो समय को, मतलब उस रास्ते को ट्रेवल कर 3 कोशों को ट्रेवल करके जब वो आगे आएगा, एक तो वो फिल्टर हो जाएगा और एक उसकी अशुद्धियाँ वहीं, मतलब वही फिल्टर हो गया, और सेकेंडली उसको वो उतना गर्म भी नहीं रहेगा, तो उसकी जो चेंजेस हो जाएंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए वर्ती का डायरेक्ट प्रयोग ना करवाकर इसमें वर्ती नेत्र के द्वारा उसका प्रयोग बताया गया है। तो जैसे कि हम एग्जैक्टली ना समझते हुए अगर हम हुक्के को समझे कि उसकी जो नली है वो दूर तक जाती है, तो उस दूर नली के द्वारा धूमपान किया हुआ यहाँ जो है वो वर्णित है। अब इसके लाभ के बारे में बताने के बाद बताते हैं कि उचित धूमपान के लक्षण क्या है। अब धूमपान ठीक हो गया है तो उसके लक्षण के बारे में बताते हैं कि धूम पीने के बाद जब उर प्रदेश, मतलब छाती में और कंठ और सिर में हल्कापन महसूस हो और कफ जो है पतला हो जाए और फिर वे इनका मतलब कफ का निष्कासन हो, तो ऐसे स्थिति को हम ये समझेंगे कि ये धूमपान जो है वो उचित मात्रा में हो गया है। तो इस तरह से ये धूमपान के बारे में हमें वर्णन मिला। और अब इसके पश्चात धूमपान के अयोग के लक्षण भी बताए गए हैं, मतलब कि अगर धूमपान उचित नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसमें कहते हैं कि धूमपान अगर उचित नहीं है तो रोगी का जो स्वर है वो भी शुद्ध नहीं होगा और कंठ कफ से भरा होगा और सिर जकड़ा हुआ महसूस होगा। तो अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो हमें समझना चाहिए कि धूमपान जो है वो उचित मात्रा में नहीं हुआ है। अब धूमपान के अति योग का भी लक्षण बताया गया। अति योग का मतलब कि धूमपान अधिक मात्रा में प्रयोग हो जाए तो कौन से लक्षण होते हैं। तो उससे तालु, सिर और कंठ शुष्कता, मतलब ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, और उसमें दाह, जलन मतलब प्यास में वृद्धि, और मोह, अधिक रक्त का स्राव, तो इसमें हेमरेज भी हो सकता है अगर जो ये धूमपान है ज़्यादा हो जाए। और उसके अलावा अत्यधिक शिरोभ्रम, मतलब सिर जो है वो घूम सकता है, मतलब उसकी चक्कर वगैरह की फीलिंग जो है वो आ सकती है। और साथ ही मूर्छा और संपूर्ण इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की विकलता भी होने लगती है। तो इस तरह से ये अगर धूमपान ज़्यादा हो गया तो ये दोष जो हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही धूमपान का विषय यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो जो आज का धूम्रपान है वो इससे बिल्कुल अलग है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और औषधियों का दिया हुआ धूमपान स्वास्थ्य के लिए हितकर है। इसका प्रयोग नित्य कर सकते हैं, लेकिन तंबाकू आदि मादक द्रव्यों से बनाई गई सिगरेट जैसे धूम्रपान का सेवन जो है बिल्कुल निषेध है, उनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका सेवन बिल्कुल भी जो है वो नहीं करना चाहिए। अब इसी अध्याय में आगे जो है वो नस्से आएगा और नस्से के अलावा अन्य हमारे स्वस्थवृत्त जो कार्य हैं उनका उल्लेख मिलेगा। तो उसका हम अध्ययन जो है आने वाली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।